इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 2। चलो, लास्ट क्लास में अपन ने देखा एक सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 भी देखा कि अगर आप स्टॉक इन ट्रेड रखते हैं बिल्डिंग्स का तो विद इन 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर आफ्टर कंप्लीशन, जो जिस साल कंप्लीट हुआ उससे अगले 2 साल में उसको बेच दो, वरना आफ्टर 2 ईयर क्या है, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर हो जाएगा। तो इसलिए आपको उसे या तो डिस्पोज ऑफ कर दो या फिर हाउस प्रॉपर्टी में उस पर टैक्स लग सकता है। ये फॉर्मेट देखा अपन, जीएवी कैसे म्युनिसिपल टैक्स कम होता है वो सब देखा, ठीक। और म्युनिसिपल टैक्स कब कम होता है, पेड बेसिस पे। एक केस देखना फॉर्मेट में, अगर किसी बंदे की जीएवी मान लो 1 लाख रुपए की है, लेकिन उसका म्युनिसिपल टैक्स कई सालों का बाकी था, मान लो उसका म्युनिसिपल टैक्स 12,000 पर annum और 10 सालों का भरा नहीं, क्या पास्ट में उसे डिडक्शन मिली? पेड बेसिस पे मिलती है, जब भरा ही नहीं तो डिडक्शन मिली नहीं। लेकिन अब उसने भरा तो वो सारा लेस कर सकता है मालिक? हाँ कर सकता है। तो एनएवी यानी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस की 20। एनएवी जो है नेट एनुअल वैल्यू 20,000 रुपए क्या आ जाएगी? माइनस की। इसमें से फिर आप स्टैट्यूटरी डिडक्शन सेक्शन 24(1) कह लो या 24A, वो नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें से भी मिलेगी किसकी डिडक्शन? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द हाउस। ये डिडक्शन ड्यू बेसिस पे मिलती है, ये अपने को बताना है। अगर मान लो मैंने लोन ले लिया, घर पे किराए पे चढ़ा दिया या मैं खुद रह रहा हूं, उसका इंटरेस्ट लगा पर मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैंने पे नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आप लेस कर सकते हो। इसकी डिडक्शन तो कैसे मिलती है म्युनिसिपल टैक्स की? पेड बेसिस पे। और इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे मिलती है? ड्यू बेसिस पे। लेकिन कल को इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नॉट डिडक्टिबल, क्या हुआ? कल को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा, वो डिडक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं 18-19 के शुरू में हमने, या 19-20 कर लो, पिछले साल 1 अप्रैल 19 को लोन लिया, लोन टेकन कितने का? 10 लाख का, जिस पे इंटरेस्ट की रेट 10% पर annum है। ईयर एंड मार्च 20 में कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ? इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हुआ 1 लाख रुपए, 1 लाख, 10 लाख का 10% पर annum। ये अनपेड है, अनपेड है, ये पे नहीं किया, तो क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी? आपने अनपेड किया तो क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी, यस, इट इज डिडक्टिबल, इट इज डिडक्टिबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्टिबल है। क्लियर? हाउस प्रॉपर्टी में इस लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर? और अब देखना, ये डिडक्शन आपको मिल गई, लेकिन आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया? 10 लाख रुपए लोन था, लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जुड़ के कितना बैलेंस हो गया आपका? 11 लाख। अगले साल 20-21 में इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट ऑन 11 लाख कितने रुपए? 1,10,000। तो इसमें से 10 लाख का 10% है ना, जो ओरिजिनल लोन पे लाख रुपए, ये डिडक्शन मिलेगी, डिडक्टिबल इसकी मिलेगी। जो लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है 10,000, नॉट टू बी डिडक्टेड, इसकी डिडक्शन नहीं मिलनी, ये लेस नहीं होगा, आपको याद रखना है, ये लेस नहीं होगा। क्लियर? तो आपको डिडक्शन मिलेगी किसकी? ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की नहीं मिलेगी। क्लियर? और याद रखना, मैंने आपको बार बार बताया, 2 ही चीजें फॉर्मेट में कम करने को कहा गया है, एक तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, और वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर और ऑफ पास्ट ईयर, दोनों ही सिचुएशन में पेड बेस पे। और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, लोन मस्ट बी टेकन फॉर हाउस, कमर्शियल और रेजिडेंशियल, एंड मस्ट बी यूज फॉर द
हाउस, देन ओनली यू कैन डिडक्ट इट। तो आप इसकी डिडक्शन लेंगे, इसके अलावा और कुछ कम नहीं होता। एक बंदा कहता है सर इसमें लॉस आएगा ना, मान लो लाख रुपए का इंटरेस्ट है, मान लो सपोज, तो आपको लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा 120। ये आपकी किसी और इनकम को क्या कर देगा, बचा देगा, नेट कर देगा, अच्छी बात है, फायदे में हो आप। लेकिन 120, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि क्या ये डिडक्शन आप दूसरे हेड से ले लेंगे? हाँ ले लेंगे, कोई रोक नहीं है। बट अगर आपने 115 BAC ऑप्ट कर लिया, 150 BAC ऑप्ट करने के बाद आप ये लॉस को भूल जाओ। क्लियर? ये दूसरे चैप्टर से एडजस्ट करना चाहो तो नहीं कर पाओगे 150। वैसे अगर 115 BAC ऑप्ट नहीं करते, नॉर्मल रूल है, तो इट कैन बी एडजस्टेड आउट ऑफ एनी अदर इनकम, इवन सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये डिडक्ट हो जाएगा दूसरे हेड में से। लेकिन 115 BAC को ऑप्ट कर लिया तो आसानी बहुत हो गया, कैलकुलेशन ही खत्म, आपको करके सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लॉस आ भी गया तो करोगे क्या, एडजस्ट होना नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं 115 BAC तो बुकिश ही है, कोई नहीं ऑप्ट करेगा, क्योंकि उसमें नुकसान ही बहुत हो जाएगा। डिडक्शन लिए बिना इनकम ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी बंदे की, ना 80C मिलनी, ना ये मिलनी, ना सैलरी में से एक डिडक्शन मिलती है वो मिलनी, ना लॉस सेट ऑफ होने, तो उससे तो इनकम टैक्स ही ज़्यादा बनेगा, इसलिए वो बेकार का ऑप्शन है। सिंपल रूल ही लोग फॉलो करेंगे। और एक बात, इंटरेस्ट तो लेस होगा, लेकिन लोन लेने की फॉर्मेलिटी का खर्च, एक्सपेंसेस कम नहीं होगा। लोन लेने की जो फॉर्मेलिटीज है ना वो नहीं लेस होगा। होता है ना कई बार, जैसे कोई ब्राइब दी, या फिर क्या फाइल चार्जेस वगैरह, या फिर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगवाई, वो चार्जेस वो डिडक्टिबल नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट, कोई भी और एक्सपेंसेस कम नहीं होगा। और अगर आप फॉरेन से लोन लो तो टीडीएस मस्ट बी डिडक्टेड। इंटरेस्ट पेबल टू एनी फॉरेनर फॉर हाउसिंग लोन, यानी आपने हाउसिंग लोन कहां से ले लिया, फॉरेन से, तो फॉरेनर को इंटरेस्ट दे रहे हो तो क्या काटो उसका, टीडीएस। टीडीएस मस्ट बी डिडक्टेड, टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। अगर टीडीएस डिडक्ट तो आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन इज अलाउड रिगार्डिंग इंटरेस्ट इफ नो टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड वाइल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया। भाई हमें तो एक बंदे से मान लो मैंने लोन ले लिया 1 करोड़ रुपए का घर बनाने के लिए, साल का 8 लाख इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट वो सामने वाला कहां से कमा रहा है, इंडिया से, उसे इनकम टैक्स इंडिया में देना चाहिए ना। तो अब मैं उसको पूरा ही 8 लाख रुपए दे दूंगा तो इनकम टैक्स उस बंदे से कैसे टैक्स निकलवाएगा, कैसे डिटेक्ट करेगा उस बंदे को। इसलिए मुझे कह दिया सुमित तू टीडीएस काट इस पे, इंटरेस्ट पे टीडीएस की रेट अब आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 194A है, तो उसमें 10% का रूल है। तो मुझे 8 लाख में से कितना भारत सरकार को देना चाहिए, 80,000। 720 क्या है, उस बंदे को देना चाहिए कि ये ले भैया 80,000 की रिसीट मैंने भारत सरकार को दे दिया है। तो आपका तो 8 लाख ही लगना है, तो आपको डिडक्शन 8 लाख की मिल जाएगी। पर आपने टीडीएस 80,000 नहीं जमा करवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो आपका 8 लाख रुपए इंटरेस्ट यहां लेस नहीं करने दिया जाएगा। डिडक्शन निगलेक्ट कर दी जाएगी, रिफ्यूज कर दी जाएगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर? बोलोगे डाउट? तो ये नीचे नोट है पेज नंबर 3 ऑफ द चैप्टर कि पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलनी है। सेकंड पॉइंट कहता है कभी कभी म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में होते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और उसके बेस पे। उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट और बता दूं, पहले देखना, फिर मैं और पॉइंट पढ़ूंगा। एक मैं जगह जगह लिख रहा था एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ये ERV क्या होती है, जो किराया आ सकता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, जो आ सकता है। उसके लिए लिस्ट ऑफ A और B, A और B में से जो आ सकता है, A म्युनिसिपल वैल्यू यानी MV या
कुछ लोग म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू बोल देते हैं, MRV, ओके, या फेयर रेंटल वैल्यू, जिसे आप शॉर्ट में FRV कह सकते हैं। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, जो ज्यादा हो। स्टेप बी, स्टैंडर्ड रेंट यानी SR, स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों में से जो कम है वो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू है। आपको इनमें से कोई चीज नहीं अवेलेबल हो तो उसे छोड़ दो, उसे जीरो नहीं मानना, छोड़ दो, कंपैरिजन करना नहीं, जो डाटा है उससे काम चलाओ। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन में आपको म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख दे दूं, फेयर रेंटल वैल्यू 120 दे दूं, स्टैंडर्ड रेंट 1,10,000 दे दूं, आप मुझे ERV बता दो सोल्व करके कितनी आ जाएगी। ए और बी स्टेप बताओ। पहले स्टेप ए, म्युनिसिपल वैल्यू। अब म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? जो म्युनिसिपलिटी रेट बताती है किराए का। म्युनिसिपल कमेटी से या कैंटोनमेंट बोर्ड से आप जाके पता करो कि सर मेरा इस, मान लो बॉम्बे में आप, तो आप वहाँ जाके पूछो कि बेंदर के अंदर है या वर्ली एरिया में है, बांद्रा में है, कहाँ है आपका वो जो फ्लैट है, घर है, वो बताओ। मैप देख के म्युनिसिपलिटी बता देगी कि इस एरिया में लगभग ये किराया चलता है। ये घर की वैल्यू नहीं है, सेल वैल्यू बिल्डिंग प्लॉट ना, ये कौन सी वैल्यू है? रेंटल वैल्यू, किराया। तो म्युनिसिपलिटी जो किराया बताती है वो क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू होता है आसपास की लोकेशन में क्या चल रहा है, वो तो म्युनिसिपलिटी बताती है, वो छोड़ो। रियल में आसपास की लोकेशन में ऐसी आपके जैसी बिल्डिंग का क्या किराया चलता है मार्केट से पता लग जाता है। आपको रेट का कैसे नहीं पता? आप किसी भी बंदे से जाके पूछो भी मुझे इतने रुपए तक का किराए का फ्लैट चाहिए, तो वो बताएगा जी इस एरिया में नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा। आइडिया तो होता ही है ना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा लगभग आइडिया होता है। तो ये फेयर रेंटल वैल्यू एडजॉइनिंग एरिया में जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनका क्या किराया चलता है, वैसी बिल्डिंग। म्युनिसिपलिटी जो अंदाजा बताती है किराए का वो क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट, ये हमारे छोटे शहरों में नहीं, इंडिया में कई सिटीज में एक एक्ट लगता है, रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई होता है। अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट उन्होंने स्टैंडर्ड रेंट लिखा है शहर में, बिग सिटीज में कुछ में, कि भाई हाँ रेंट कंट्रोल एक्ट, झगड़े होते हैं वहाँ किराए को लेके, तो रेंट कंट्रोल एक्ट जहाँ जहाँ लगता है जिन जिन बड़ी सिटीज़ में, वहाँ लिखा हुआ है कि इस एरिया के अंदर ये किराया होना चाहिए, इस एरिया के अंदर ये किराया होना चाहिए। अगर आप उस शहर में हैं तो वहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड रेंट पता लग जाएगा। और अगर आप कहीं ऐसे शहर में है वेयर रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, तो वहाँ पे ये स्टेप छोड़ ही दो, जीरो नहीं मानना, छोड़ दो, बी स्टेप है ही नहीं, बस एक आंसर ही आंसर है, ये चीज है। तो जो चीज नहीं अवेलेबल तो छोड़ो, फिर जो अवेलेबल है उससे काम चलाओ। तो रेंट कंट्रोल एक्ट तो हमें पेपर में बताएगा है भी स्टैंडर्ड रेंट के, नहीं है तो अपन ले लेंगे, नहीं दे रखा तो छोड़ दो। चलो करो स्टेप पे। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी? 1 लाख। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी? 120। विच एवर इज हायर? क्या ये रहा, विच एवर इज हायर। फिर स्टैंडर्ड रेंट कितना? स्टैंडर्ड रेंट 110। तो अपनी ERV कितनी आ गई बोलो? ए और बी में से कम 110। समझ आई बात? बोलो कोई डाउट? अब मान लो कि पेपर में मैं आपको स्टैंडर्ड रेंट दूं ही ना, तो छोड़ो, फिर जीरो नहीं मानना, समझो स्टेप भी है ही नहीं। पेपर में ये लो हटा दिया मैंने, इसने अपने को स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं, शहर में लगता ही नहीं रेंट कंट्रोल एक्ट, तो अपना आंसर क्या रहने वाला है? नहीं है तो छोड़ो, बस कंपैरिजन नहीं करना, समझे? और देखो मैं आपको कह दूं कि ये तो है 110, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दे रखी, लो म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दे रखी तो कंपैरिजन करना ही नहीं, छोड़ो। फिर म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दे रखी तो छोड़ो, डैश। फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है ना 120, वो ले लो। तो स्टेप ए का आंसर क्या आ जाएगा? 120। स्टेप बी कितना है? स्टैंडर्ड रेंट 110। तो ERV कितनी आ जाएगी? 110। एक्चुअल में ये अपा ने बना रखा है ऐसे, एक ही बुक्स में 2 तरीके होते हैं,
कभी लिखता है स्टैंडर्ड रेंट ज़्यादा हो तो क्या होगा, कम हो तो क्या होगा, नीचे जाके लिख देता है स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा एक्सपेक्टेड किराया कभी हो ही नहीं सकता। तो सारी चीज़ों का एंड कंक्लूजन है ये, कोई सिचुएशन सोचनी ही नहीं, क्योंकि सोचो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा अपना आंसर हो ही नहीं सकता कभी, अपनी जो टेक्निक लगाई है उसी हिसाब से, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये टेक्निक फॉलो करो, समझे। और देखना, लो स्टैंडर्ड रेंट भी हटा दिया, म्युनिसिपल वैल्यू भी हटा दी, तो जो अवेलेबल है काम चलाओ। क्या अवेलेबल है स्टेप ए में 110 120, स्टेप बी है नहीं, तो ईआरवी कितनी आ गई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो म्युनिसिपल वैल्यू दे दूं 1,05,000 और ना फेयर रेंटल वैल्यू दूं ना स्टैंडर्ड रेंट दूं, तो ठीक है, फिर 1,05,000 इधर डैश, तो क्या देगा 1,05,000। स्टेप बी, तो ईआरवी कितनी है, यानी बहुत बढ़िया चीज है, एक चीज पे भरोसा ना करके इनकम टैक्स तीन चीजों को कंसीडर कर रहा है कि सही वैल्यू लग जाए। एक तो म्युनिसिपैलिटी जो वैल्यू बताती है, एक आसपास का फेयर रेंटल वैल्यू, और एक अगर उस शहर में हो कि रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है तो एक वो वैल्यू स्टैंडर्ड, तीनों के बेस पे वो अपना असेसमेंट करता है। क्लियर। तो इस तरह से यहां पे एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू सोल्व हो जाएगी। डाउट कोई इसमें, ठीक है। तो ईआरवी तो पता लग गई, कैसे निकलेगी, कंपैरिजन कर रहा था ना कल मैं, ईआरवी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तुझे कितना आता है किराया या कितना बनना चाहिए एक्सपेक्टेड, उनमें से जो ज्यादा है वो क्या होती है, जीएवी। ईआरवी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। भी तुझे कम क्यों आ रहा है, अगर एक्चुअल रेंट कम है और ईआरवी ज्यादा, तो इनकम टैक्स ईआरवी को ही उठा लेता है। मैं कल कह रहा था ना, आपके 2 घर माफ हैं, अगर आपके 3 घर हों तो कोई भी 2 माफ कर लो। नेचुरल है, कौन से माफ करवाओगे, जो बड़े हैं, जो छोटा है साइज में उसकी ईआरवी उठाओ, उसको ही जीएवी मानते हुए टैक्स लगाओ। उसका एक्चुअल रेंट तो आता नहीं, आप रहते हो, तो डिपार्टमेंट क्या कहेगा, 3 है ना, कहता जी मैं 2 माफ करवा रहा हूं, बड़े हैं जो, छोटे वाला लेट आउट मानते हुए, तो उसका किराया तो आएगा ही नहीं। परिवार के साथ रहते हो तीसरे में भी, लेकिन उसकी क्या पता करो, ईआरवी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, वही क्या हो जाएगी, जीएवी। लेस अगर कोई टैक्स है, लेस स्टैट्यूटरी डिडक्शन, लेस इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा, इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर। और जब सेल्फ ऑक्यूपाइड छांटो ना, तो बड़े बड़े आपको सोचने हैं जिनका किराया ज्यादा हो, मतलब ईआरवी ज्यादा हो, उनको माफ करवा लो। और अगर मान लो दिक्कत है तो ऑप्शन भी बना सकते हो, मैं क्वेश्चन ले लूंगा एक ऑप्शन वाला। चलो ये समझ आया, यहां तक कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे कहता है, कई बार पेपर में दे देता है कि म्युनिसिपल टैक्स 10% है। अब आप परेशान हो, 10% किसका, तो ये 10% किसका होगा, ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। ऐसे अगर मैं कह दूं म्युनिसिपल टैक्स 10% है और म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, तो म्युनिसिपल टैक्स कितने आ जाएंगे, म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 10%, तो 2 लाख का 10% कितने टैक्स आ जाएंगे, 20,000 रुपए के म्युनिसिपल टैक्स आ जाएंगे, समझे। और अगर मैं उल्टा दे दूं, म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो वो 15,000 दे रखे हैं, तो क्या दिक्कत है, फॉर्मूला लगाओ, म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 15%, कितना आंसर है, 15,000 दे रखा है, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आ गई, बोलो, म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख आ गई, बोलो कोई डाउट, 10 कर लो, कितना आ जाएगा, 10% से डिवाइड कर लो, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये 150, 10% कर लो, ठीक है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी कभी टैक्स दे देगा तो म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगी, कभी म्युनिसिपल वैल्यू दे देगा तो टैक्स आ जाएगा, हो सकता है सोल्व करके ही टैक्स दे दे, तो ये जरूरत पड़ सकती है इसको फॉलो करने की, म्युनिसिपल वैल्यू पे टैक्स की परसेंटेज कितनी है ये फॉलो करना पड़ सकता है। तो पेज नंबर 3 पे देखो, अब बॉक्स में फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड ये अभी बताया यही है, थर्ड इंडिया के बाहर भी टैक्स कम होंगे। हाँ, मैं अगर इंडियन हूं, मेरी नेपाल में प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है,
तो इंडिया में टैक्सेबल है? हाँ। अगर नेपाल में कोई इंटरेस्ट पे किया लोन पे या टैक्स पे किया, वो लेस होंगे? हाँ। जब वो इनकम मेरी इनकम में जुड़ रही है तो वो खर्चे भी तो लेस होंगे? बिल्कुल होंगे। जो इनकम जुड़ रही है उसके खर्चे कौन से? जो नेपाल में किराया आया वो मेरी इनकम है, नेपाल में जो म्युनिसिपल टैक्स भरा वो लेस कर लो, नेपाल में कोई इंटरेस्ट भरा तो वो भी लेस कर सकते हो। फोर्थ, म्युनिसिपल टैक्स का मीनिंग कल बताया था। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब क्या है? क्या है म्युनिसिपल टैक्स? एनी टैक्स पेड टू म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी को, वेदर इट इज ऑन द नेम ऑफ कंजर्वेंसी, हाउस टैक्स, फायर ब्रिगेड टैक्स, एजुकेशन टैक्स, एनी टाइप ऑफ टैक्स। म्युनिसिपैलिटी जो टैक्स चार्ज करती है दैट इज म्युनिसिपल टैक्स। कहीं प्रॉपर्टी टैक्स, कहीं म्युनिसिपल टैक्स, कहीं हाउस टैक्स, तो कहीं फायर ब्रिगेड टैक्स, तो कहीं एजुकेशन टैक्स, तो कहीं कंजर्वेंसी टैक्स, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला। तो वट एवर द नेम, इग्नोर इट। नेक्स्ट, एक्चुअल रेंट आफ्टर सर्विसेज लेना है, ये हो चुकी है डिस्कशन। लिफ्ट और नौकर, माली, बिजली का बिल अगर बीच में है तो वो काट के लेना है। नेगेटिव एनएवी बता चुका हूं मैं अभी, एंड नेगेटिव एनएवी। नेक्स्ट पे भी आओ, पेज नंबर 4। डिडक्शन भी बता चुका हूं, दो मिलती हैं। फर्स्ट, सेक्शन 24 की ए, 24A स्टैट्यूटरी, जो क्या मिलती है 30% ऑफ एनएवी, वो बात अलग है। अगर एनएवी जीरो या माइनस में हो तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर पॉजिटिव एनएवी है तो 30% फ्लैट मिलती है स्टैट्यूटरी डिडक्शन। दूसरी डिडक्शन किसकी है? इंटरेस्ट ऑन लोन, पर उसकी शर्तें क्या है? लोन मस्ट बी टेकन एज हाउसिंग लोन और मस्ट बी यूज फॉर द हाउस। अगर लोन मैंने कार के लिए लिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, या लोन मैंने घर के लिए लिया लेकिन ले ली कार तो भी नहीं मिलेगी। घर के लिए लोन हो और घर के ऊपर पैसा लगाओ तो डिडक्शन मिलेगी। क्लियर? मान लो मेरे को बिजनेस में पैसे की जरूरत थी, मैंने अपना घर प्लेज करके, हाउस प्रॉपर्टी गिरवी रख के, मॉर्गेज करके लोन ले लिया, तो क्या उसका इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में कम होगा लोन का? नहीं, क्योंकि वो लोन का अमाउंट कहां यूज हो रहा है? बिजनेस में, हाउस में नहीं, तो इसलिए उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और याद रखना, लोन जो है, लोन कैन बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज, रेडीमेड परचेज के लिए, या रिपेयर रेनोवेशन के लिए ले सकते हो। हाउस का मतलब तो मैंने बता दिया, बिल्डिंग, बिल्डिंग को बोलते हैं हाउस। बिल्डिंग चाहे कमर्शियल चाहे रेजिडेंशियल, हाउस के लिए लोन लिया तो वो क्या है? रिपेयर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे परचेज के लिए ले लो। मैंने एक रेडीमेड घर खरीदना है, कर्ज लेके ले लिया, इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। मैंने लोन लिया, उससे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो भी कम हो जाएगा। प्लॉट खरीदा प्लस कंस्ट्रक्शन, सारा लोन कम हो जाएगा इंटरेस्ट। रिपेयर के लिए लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट भी क्या है? कम हो जाएगा, अलाउड है। नेक्स्ट, अब ये टॉपिक क्या है? सेकंड स्टार, ड्यू बेसिस वाली बात तो मैंने बता दी पेज नंबर 4 पे, लेकिन 24B में ये सेकंड स्टार क्या बता रहा है? प्री एक्विजिशन का इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। क्या? प्री कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन का इंटरेस्ट। इनकम टैक्स क्या कहता है? जब घर, इफ हाउस इज कंप्लीटेड, हाउस इज कंप्लीटेड, हाउस, आपका घर कंप्लीट हो गया है, तो आप इसका इंटरेस्ट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन। जिस साल घर बना उसी साल से इनकम से कम करना शुरू कर दो, क्या? इंटरेस्ट। मेरा घर बन गया 1718 में, या कमर्शियल दुकान बन गई 1718 में, तो 1718 का जो किराए पे चढ़ी हुई दुकान है या रेजिडेंस है, या मैं खुद रहता हूं, 1718 में बना, तो 1718 से ही आप क्या कर दो शुरू? लेस करना, लेस इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी, लेस इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी, इस तरह से इंटरेस्ट लेस करना आप शुरू कर दो। क्लियर? लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो घर बनने से कई साल पहले से लोन चल रहा है, लोन ले लिया, घर धीरे धीरे बन रहा है, टाइम तो लगेगा, उसका इंटरेस्ट तो यू आर पेइंग
इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन एनुअली आप इंटरेस्ट दे रहे हो, वो इंटरेस्ट कहां से लेस करें, घर ही नहीं है। मान लो घर बनते बनते 3 साल लग गए, तो उस वक्त में इंटरेस्ट तो लग रहा है ना, तो वो इंटरेस्ट कहां से लेस करें। देयर इज नो हाउस, हाउस ही नहीं है, बेकार जाएगा नहीं। इनकम टैक्स कहता है जिस साल घर बन जाए, चाहे साल के लास्ट डे बन जाए, बीच में बन जाए, उस सारे साल का इंटरेस्ट तो उस साल की इनकम से कम कर लो। एक स्टूडेंट कहता है इनकम ही ना आए, वो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, कोई बात नहीं, नील में से कम कर लेना, लॉस आ जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन लेस होएगा पूरे साल का इंटरेस्ट। लेकिन घर बनने से पहले के पीरियड का इंटरेस्ट, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल, चाहे 1.5 साल, चाहे 1.25 साल, जितना भी पीरियड का इंटरेस्ट है उसका टोटल करो, उसको 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करो। हर साल ईयर ऑफ कंप्लीशन से शुरू करके हर साल एक एक इंस्टॉलमेंट कम करते चले जाओ, बेकार नहीं जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन से पहले का इंटरेस्ट जो पे किया बेकार नहीं जाएगा, वो लेस हो जाएगा। लेस होगा, कैसे लेस होगा? 5 इंस्टॉलमेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन। पहला साल कौन सा होगा? जिस साल घर बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। प्री का इंटरेस्ट ऐसे कम होगा। और अगर लोन अब भी चल रहा है, घर बन गया तो क्या हो गया? कर्जे चुकते थोड़ी हैं लोगों के, चुकाने से चुकेंगे, घर बनने से लोन थोड़ी चुक गया। लोन चल रहा है तो उसका करंट ईयर में जो इंटरेस्ट है वो भी कम होगा, जो करंट ईयर का है वो भी कहीं गया नहीं। मैं इस सारी सिचुएशन को एक एग्जांपल लेके आपको अच्छे से करवा देता हूं, आपके माइंड में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखना, मैं कहता हूं लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2016। अक्टूबर 16 में आपने लोन ले लिया ₹5 लाख एट द रेट 12% पर annum, 12% इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। किससे मर्जी ले लो, इनकम टैक्स को इससे कोई मतलब नहीं, कहीं नहीं इनकम टैक्स कहता किससे लेना है। बैंक से ले लो, पोस्ट ऑफिस से ले लो, कोई यूनिवर्सिटी लोन दे रही है उससे ले लो, बाजार में कोई सेठ देता है उससे ले लो, रिश्तेदार से ले लो, बस प्रूव होना चाहिए कि आपने लोन लेके इंटरेस्ट दिया है। इनकम टैक्स किसी ऐसे ही कह रहे हो किसी रिश्तेदार को इंटरेस्ट दिया है तो इनकम टैक्स क्रॉस चेक कर सकता है उस रिश्तेदार ने इंटरेस्ट इनकम दिखाई है, इस तरह से तो क्रॉस चेक कर सकता है इनकम टैक्स। और ये जो लोन है ना, आजकल ये कैश बंद हैं, ये चेक से ही आने चाहिए, आरटीजीएस। ऐसे नहीं कह सकते कैश में 10 लाख का लोन ले लिया ना, लोन लेना और देना बंद कर दिया गया है। 20,000 से ऊपर तो सब कुछ ही बंद हो गया है। 20,000 से ऊपर तो आप क्या है, कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकते, कोई लोन ले दे नहीं सकते। तो एक तरह से वो वाइट में आना चाहिए, चेक से, ड्राफ्ट से, आरटीजीएस से। चलो, मैं कह रहा हूं आपने लोन लिया 5 लाख का, किस रेट पे? 12% पे। कब लिया? 1 अक्टूबर 16। मैं कह रहा हूं हाउस कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2019। घर कब बन गया? लो 18 कर देता हूं, दिसंबर 18 में घर बन गया, हाउस कंप्लीट हो गया। कौन सा साल है ये? ध्यान से देखो, डेट बताओ, ये डेट देख के बताओ कौन सा प्रीवियस ईयर है ये? अप्रैल टू मार्च चलता है हमारा सिस्टम। दिसंबर 18 कौन से साल में आएगी? 18-19 में, 18-19 में ये डेट आएगी। तो 18-19 में हाउस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओके, इससे पहले का इंटरेस्ट कब का है? 1 अक्टूबर 16 से 31 मार्च 17, यानी 16-17 में कितने महीने हैं? 6 महीने इसका इंटरेस्ट है। 17-18 वाला साल है, बस 18-19 में तो क्या बन गया? घर। इस साल के भी 9 महीने हैं, नहीं लेने। इस साल के लास्ट डे भी बनाओ तो भी इसका इंटरेस्ट इसके खुद की इनकम से कम होगा। यानी आप जिस साल घर बना उस साल का इंटरेस्ट सारा ही छोड़ दो, वो प्री में नहीं जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट तो कितना है? बनाओ यहां पे, यहां बनाओ। 5 लाख का 12% कितना है? 60। और यहां कितना बन जाएगा 6 महीने का? 30। 5 लाख का 12% 6 मंथ्स का कितना बन जाएगा? 30। टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया? 90। ये कौन सा इंटरेस्ट है? प्री एक्विजिशन कह लो या प्री कंस्ट्रक्शन कह लो।
प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट है, बेकार नहीं जाएगा। कहां से कम करते, जब कोई घर ही नहीं था, तो बेकार नहीं जाएगा। इनकम टैक्स कहता है इस टोटल 90 की क्या बना लो आप, 5 इंस्टॉलमेंट। क्या सीधा हमें भी झटका लगेगा, सीधा कम करोगे तो 5 बार में कर लो धीरे धीरे। कितना, 18,000 पर annum, कितने साल, क्लियर। और मैं कह रहा हूं लोन इज स्टिल अनपेड, आज तक भी लोन चुकाया नहीं है, घर बन गया तो क्या हुआ। तो इस साल कितना इंटरेस्ट लेस होगा 18-19 में, एक तो प्री वाला और एक करंट ईयर वाला, दो। प्री वाला कितना कम होगा, 18,000। करंट ईयर वाला तो पूरा ही लगेगा, 5 लाख का 12%, लोन चुकाया ही नहीं, कितना, 60, तो कितना हो गया, 78। 19-20 में भी क्या होगा, प्री का और करंट ईयर वाला, कितना, प्री का एक किश्त 18 और करंट ईयर का 60, कितना होगा, 78। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ईयर कौन सा है, हमारा करंट ईयर तो 20-21 है, तो 20-21 तक क्वेश्चन पहुंच रहा है, हाँ प्री का इंटरेस्ट पहुंच रहा है। फर्स्ट ईयर कहां से काउंट करना है, इन विच हाउस इज कंप्लीटेड 1, 4 साल और 1, 2, 3, अभी तो थर्ड ईयर है, 5 ईयर तक ये लेस होगा। कौन सा आगे, 21-22, 22-23, बस अलाउड हो जाएगा। 23-4 में कम होगा, और का 5 साल में करोगे, और थोड़ी, बस इस तरह से। तो यहां पे बोलो प्री का इंटरेस्ट कितना आएगा और करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, बनाओ। प्री का इंटरेस्ट आएगा 18, करंट ईयर का लोन कितना चल रहा है पूरा, 5 लाख, उसका 12% 60, टोटल कितना कम कर लोगे इनकम में से, 78। कोई डाउट, अभी बात कर रहा हूं प्री का, तो 5 साल चलना है, अभी मैं क्वेश्चन बदलूंगा, प्री का बोलो। अभी प्री कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्ट में कोई डाउट, 5 ईयर चलना है, मैं सिचुएशन बदलूंगा। अब सिचुएशन क्या बदली मैंने कहा लोन, हाफ लोन रीपेड ऑन, आधा लोन इसने भर दिया 1 अक्टूबर 2019 में, लो अक्टूबर 19 में भर दिया, कौन सा साल है ये, 1920। 1920 में भी करंट ईयर का इंटरेस्ट कितने महीने लगेगा, 5 लाख पे लगेगा, 10%, 12% है क्या, 12% 6 महीने का, कितना हो जाएगा, 30। फिर उसके बाद आधा लोन पे कर दिया तो कितना रह गया, 2.5 लाख, उसका 12% 6 महीने का और लगेगा, कितना, 15, टोटल कितना लगेगा, 45। किस साल, ईयर 1920 में। ये तो अकाउंटेंसी में जैसे काउंट करते हैं वैसे, कि भाई आधा साल तो कितना लोन चला, 5 लाख, अक्टूबर से मार्च कितना चला, आधा 2.5 लाख, 6 महीने 5 लाख चला, उसका इंटरेस्ट, फिर 6 महीने 250 चला, उसका इंटरेस्ट। तो आप मुझे बताओ इस साल में करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 45। प्री वाले पे तो कोई फर्क नहीं, वो कितना आएगा। अब बताओ करंट ईयर का बोलो, हाँ जी करंट ईयर का क्या करूं, 2021 का। 2021 में प्री वाला तो वही ठीक है 18,000, करंट ईयर वाला लोन ही कितना चल रहा है अब, आधा। 1 अप्रैल को ये साल शुरू हुआ 2021, तो कितना लोन चल रहा है, 2.5 लाख, कितने % इंटरेस्ट, 12%, कितना हो जाएगा, 48,000। कितनी डिडक्शन मिलेगी, 48,000। अब और चेंज करूं क्वेश्चन, मैंने कहा रिमेनिंग हाफ रीपेड ऑन 1 जनवरी 21, जो 2.5 लाख रुपए है वो भी कब चुका दिए, 1 जनवरी 21। किस साल में आ गया ये, 2021 में। तो मुझे बताओ ये इंटरेस्ट बदलेगा। जो 2.5 लाख बच गया था वो 1 अप्रैल को तो चल रहा है, लेकिन 1 जनवरी किस में क्या कर दिया, वो पे कितने महीने चला, वो 9 मंथ्स तो चला ना इस साल। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट बनाओ, कितना बनता है 9 मंथ्स का, 22,500, 22,500 ये और 18 ये, तो कितना हो गया, 40,500। समझ आई बात, 40 करंट ईयर का तो बना लो जैसे बनता है, लेकिन प्री वाला तो वही टिका हुआ है 5 ईयर। थोड़ा और चेंज करूं सिचुएशन, देखना मैं क्या कहता हूं।
मैंने क्वेश्चन चेंज करना है यहां पे, मैंने कह दिया होल लोन रीपेड ऑन 1 अक्टूबर 1920 में आ गया, ठीक, सारा लोन ही चुका दिया। तो 1920 में कितना लोन चला, आधा साल तो चला ना, कितना लोन चला, 2.5 लाख, कितने परसेंट इंटरेस्ट, 12%, कितना हो गया, 6 महीने, कितना, 2.5 लाख चला 6 महीने, सॉरी नहीं पूरा चुका है ना, 5 लाख चला 6 महीने, पूरा दे दिया बस। उसके बाद 5 लाख का 12% 60 से 6 महीने चला, कितना, 30 प्लस 18 कितना हो गया, 48, पूरा चुका है, आधा नहीं पूरा दे दिया है, ठीक। अब करंट ईयर में कितना आएगा बोलो इंटरेस्ट, करंट ईयर में 20-21 में, ये तो मैं नॉलेज के लिए पिछले साल बता रहा हूं, वैसे ही मेरे तो काम का साल है कौन सा, 20-21। तो आप देखो इसमें कोई लोन आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, प्री वाला तो आएगा 18, इस तरह। यानी करंट ईयर का है चाहे नहीं है, लोन पूरा चुका दिया इस साल से पहले तो नहीं होएगा, चल रहा है तो पूरा होएगा, वो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। प्री वाला 5 सालों में अलाउ होना है। गिनती कहां से गिननी है, इन विच हाउस इज कंप्लीटेड, एक वो 4 साल और। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आप मेहनत कर रहे हैं, घर कब बना, आपको सिचुएशन ऐसी दे देता है, देखना हमें कहता है लोन टेकन ऑन 1 जनवरी 2014, हाउस कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर 16, ये कौन से साल में आ गया, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 आ गया, अपने काम में आ गया ये। यानी अभी लास्ट ईयर था, एक पहला साल जिसमें घर बना, 2, 3, 4, 5 मिलेगी डिडक्शन प्री के इंटरेस्ट की। लेकिन अगर मैं इसमें कह दूं कि लोन 2012 में लिया और घर बन गया 1 नवंबर 15, तो नवंबर 15 किस साल में आ गई, 15-16 में, 16-17 दूसरा साल, 17-18 तीसरा साल, 18-19 चौथा साल, 5वां साल, 1, 2, 3, हाँ 19-20 ये हटाओ, 19-20 5वां साल। तो 1, 2, 3, 4, 5 अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 20-21 है। क्या इसमें प्री का इंटरेस्ट आएगा, वो ऑलरेडी अलाउ हो तो गया, और ज्यादा साल करोगे क्या, 5 किश्तों में अलाउ होना हो तो गया। अब यहां पे प्री वाला क्या आ जाएगा, डैश। रही बात करंट ईयर का इंटरेस्ट, वो इस बात पे डिपेंड करता है लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है तो कितना चल रहा है, वो देख लेंगे अपन, देख गिन के कंप्यूट कर लेंगे, समझ आई बात। तो इंटरेस्ट इस तरह से गिनना है, प्री वाला इंटरेस्ट। बोलोगे डाउट, अब थोड़ी सिचुएशन फिर बदलता हूं, मैं कहता हूं कि आपने लोन लिया, लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2017, हाउस कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2018, 5 लाख का लोन लिया @ 12% पर annum। लो किस साल लोन लिया आप बताओ, लोन किस साल लिया, 17-18। घर किस साल बना, यानी जिस साल लोन लिया उसी साल घर बन गया। फर्क यह है कि लोन साल के फर्स्ट डे लिया और घर साल के लास्ट डे बना, पर साल तो वही है। तो इसका मतलब प्री का इंटरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्री एक्विजिशन, जिस साल लोन लिया उस साल घर बन गया, तो इस साल का इंटरेस्ट खुद 17-18 में से कम करो। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कौन सा है, 20-21, वहां पे प्री का इंटरेस्ट तो कोई है ही नहीं। करंट ईयर का इंटरेस्ट देख लेते हैं, कितना लोन चल रहा है वो लगा लेंगे, वो लग जाएगा, देख लेंगे। क्लियर। तो ये ध्यान से डेट्स का गेम है, पढ़ना है कि कब प्री का जो इंटरेस्ट है वो कब तक चलना है, कैसे कंप्यूट करना है, ये चीज बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। क्लियर। तो आपको इस पेज पे, पेज नंबर 4 ऑफ द चैप्टर, तो हमें ये प्री के इंटरेस्ट की 5 इंस्टॉलमेंट की कहानी बता रहा है। नीचे बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कह रहा है 30% में सब आ गया, रिपेयर, लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट, फायर इंश्योरेंस सब आ गया। 24A देते हैं ना आप 30%, पेज नंबर 4 ऑफ द चैप्टर, बॉक्स में ए पॉइंट। बी, स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलेगी मिलेगी। एक जानबूझ के पेपर में पता है क्या कहता है, कहता है घर की रिपेयर टेनेंट ने करवाई, घर का इंश्योरेंस टेनेंट ने भरा, तो क्या 30% स्टैट्यूटरी तब भी देनी है, हर हाल में देनी है 30%। किसका, एनएवी का, वो देनी है 30%, कम करनी है। क्लियर। नेक्स्ट, फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट डिडक्टिबल नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताया ना अभी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेस नहीं होता। नेक्स्ट, डी पॉइंट, अगर आपने एक लोन देने के लिए दूसरा लोन लिया तो क्या उसकी डिडक्शन मिल जाएगी? यस। सुनना, मैंने लोन लिया है राम से 10 लाख रुपए घर के लिए, मेरे पास राम आता कहता वापस दे लोन, मैंने कहा मैं कहां से दूं, घर पे लगा दिया मैंने, तेरे से बात हुई थी 3-4 साल बाद दूंगा, क्या नहीं मेरे को तो इमरजेंसी जरूरत है भैया, मैं तो मेरा पैसा चाहिए मुझे, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने राम का लोन देने के लिए शाम से लोन लिया, शाम से लोन लेके राम का हाउसिंग लोन चुका दिया, अब शाम को इंटरेस्ट दे रहा हूं, क्या ये इंटरेस्ट लेस हो जाएगा? हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? उसी लोन के अगेंस्ट ही दूसरा लोन है, उस लोन को चुकाने के लिए ओरिजिनल वाले को दूसरा ले लिया, इंटरेस्ट दे रहा हूं तो ये हाउसिंग लोन ही है, डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट, ई, कोई ब्रोकरेज या कोई और फॉर्मेलिटी के खर्चे कम नहीं होते, सिर्फ क्या कम होता है? इंटरेस्ट। एफ पॉइंट में कहता है अगर फॉरेन से लोन लिया तो आप फॉरेनर को इंटरेस्ट पे करो तो उसमें से क्या डिडक्ट करो? टीडीएस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एश्योर होना चाहता है कि हमारा टैक्स का कोई नुकसान ना हो, ठीक। हाँ, वो बात अलग है, अगर वो फॉरेनर है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, वो गारंटी दे देता है कि हम हिसाब करके टैक्स दे देंगे, तो आप छोड़ भी सकते हो, पर कोशिश हमारी ये होती है हम क्यों रिस्क लें, कल को हम टीडीएस काटे ना, ये बंदा टैक्स पे ना करे तो हमें डिडक्शन ही नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमें टीडीएस काट लेना चाहिए। वो बता रहा है कि इंटरेस्ट फॉरेनर को दे रहे हो इंडिया के बाहर तो आप टीडीएस काटो, ठीक, और इंडियन गवर्नमेंट में जमा करवा दो, ठीक है, ये चीज़ है। और हाँ, उस बंदे का इंडिया में क्या हो जिस फॉरेनर से लोन लिया है, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि चाहे टीडीएस नहीं भी काटा या काटा, उस इनकम का हिसाब किताब इंडिया में होना तो चाहिए। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आजकल सरकार गूगल, यूट्यूब, ये फेसबुक, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं पब्लिक डोमेन में, आप कुछ चैटिंग कर रहे हैं और कर रहे हैं, व्हाट्सएप, ये सारे हमारे प्रोडक्ट तो नहीं है, यूएस और उन कंपनीज के हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि इनका कंट्रोल फॉरेन में है। अब बात मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल वाली वो हैक हो गया, तो अब फ़ोन नंबर तक नहीं है उनका, किसको फ़ोन करें? कम से कम कोई एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया में हो, उसको फ़ोन तो कर लें कि भाई हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया। अब उनका कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है इंडिया। वो जैसे वो घोड़े को खुला छोड़ दिया है, पागल घोड़े को, वैसी बात है। उस पर क्या हो रहा है, किसी को धमकी दे रहा है, कोई व्हाट्सएप पे, कोई फेसबुक पे, कोई मोदी का पुतला बना के दिखा रहा है, कोई कैसे, गलत है ना। भी हमारे पीएम है, उसके खिलाफ पहले मनमोहन सिंह जी के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखते थे लोग, सही नहीं है। तो अब सरकार रूल बनाने जा रही है, कभी अपना बोरी बिस्तरा इंडिया से समेट लो, अगर इंडिया में रहना है तो यहाँ क्या बिठाओ, अपना एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हो, कोई रिक्वेस्ट डालनी हो, किसी से कम्युनिकेट किया जा सके इंडिया में, तो एक बंदा बिठाओ। नहीं बिठाते तो समेटो, हम बंद कर देंगे चाइनीज ऐप की तरह। वो बंद हो गए, टिकटॉक, बड़े रोए लोग, टिकटॉक बंद हो गया, और वो कौन सी गेम थी, पबजी के लिए तो हाँ नहीं, वो और दूसरे तरीके से चला रहे हैं वो लोग, इनडायरेक्ट, इलाज तो सारे मिल जाते हैं। तो मेरा तो एक कज़न है पटियाला में, उसने पूरा स्टूडियो बनाया, बनाते थे लोग, आपको पता ही है, तो स्टूडियो बना के वो स्टडी इंजीनियरिंग करता था हैदराबाद में, छोड़ छाड़ के वो कहता इधर ही कमाऊंगा मैं तो पबजी में, और वो इतना बढ़िया खेलता है, वो पता नहीं क्या है क्या नहीं। और हाँ, उसमें वो काफ़ी ऊपर के लेवल पे चला गया, बताते हैं कि वो काफ़ी ऊपर टॉप में है वो, मतलब उसको काफ़ी पैसा बनेगा। तो वो उधर ही, पेरेंट्स ने भी उसे कहता है जी पढ़ने में तो दिमाग नहीं चल रहा, उसको घर में स्टूडियो बना दिया, 2 पीसी लगा के, लाइटिंग रेड, अंदर मैं उसके गया तो अंदर देख के डर लगता है, जैसे हॉरर हो ना सिस्टम, लाइटें बंद, रेडिश लाइटें वो लगाते हैं ना, ब्लिंक करती हैं लाइटें, इस तरह का स्टूडियो बना लेते हैं।
तो मैं तो उसको कह रहा था भी आपका लड़का डिप्रेशन में ही आ जाएगा अंदर बैठा, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, वो लाइटें ब्लिंक करती करती जैसे वैसे उसमें बंद 4-4, 6-6, 8-8 घंटे, तो वो खिले जाते हैं। सरकार ने वो बंद की तो बड़ा टिकटॉक, बड़े लोगों के उसमें टिकटॉक पे भी अच्छे व्यूज़ मिलते थे उनको जैसे, तो वो हिट्स बंद हो गए। तो कईयों का तो काम ही ये था। ये सोनाली फोगाट नहीं थी अभी बिग बॉस में आई थी, ये टिकटॉक स्टार थी, बड़ी फेमस थी, तो वहाँ से ही टिकटॉक में आई, वहाँ से ही बीजेपी ने टिकट भी दे दिया इलेक्शन लड़ने के लिए आदमपुर से, हरियाणा से। तो ये सब ऐप सरकार ने बंद कर दी ना। कैम स्कैनर चल रहा है क्या, वो भी बंद कर दिया, कैम स्कैनर वो चल रहा है। तो कई और भी काफ़ी सारी ऐप सरकार ने चाइनीज बंद कर दी, तो ऐसे इनको बंद कर देगी, सरकार के हाथ में है, कभी मर्जी ये सरकार नेट बंद कर देती है, तो ऐप बंद करना कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, वैसे एक इंडिया में कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो हो, ऐसी किसी फॉरेनर से आपने लोन लेना है, एक तो टीडीएस काटो, डिडक्शन लेनी है, तो दूसरा उस फॉरेनर का इंडिया में क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव, कल को टैक्स का हिसाब किताब किया जा सके। अच्छा है, कुछ कंट्रीज ने तो रूल बना दिया, ऑस्ट्रेलिया ने तो कह दिया भी तुम हमारी न्यूज़ दिखा दिखा के, जर्नलिस्ट की न्यूज़, और वो पैसा कमा रहे हो, और वो बेचारे जर्नलिस्ट जो न्यूज़ इकट्ठी कर रहे हैं, बात सही है, क्या अपने इंडिया में लोग हैं, वो इंडिया की न्यूज़ है और है, मसाला इकट्ठा कर करके यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं या फेसबुक पे डाले जा रहे हैं, और उसको क्या वो वायरल हो जाती है और लोग उसको व्यू कर रहे हैं, तो उससे उनको पैसा बन रहा है, यूट्यूब फेसबुक वालों को इस तरह से। और जो न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं फेसबुक के, तो कोई कॉरस्पॉन्डेंट नहीं है यहाँ पे, जर्नलिस्ट नहीं है, उनको तो फ्री में ही उनका तो काम चल रहा है, ऐड मिल रही है सारी ऐसी हैकिंग न्यूज़ पे ये वो। तो वो पत्रकार जो न्यूज़ इकट्ठी कर रहे हैं, जो डाटा दे रहे हैं, उनका कोई मालिक ही नहीं है, कोई न्यूज़पेपर ही नहीं बिक रहा, हालत ये हो गई, फ्री में देखते हैं लोग। तो सरकार कहती है जी इनको शेयर दो। ऑस्ट्रेलिया में ही रूल बना दिया कि फेसबुक को कहा, पहले तो फेसबुक माना नहीं, कि उन्होंने कहा बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा करो तैयारी, फिर समेटो यहाँ से सारा कुछ, फेसबुक बंद ऑस्ट्रेलिया में। फिर फेसबुक बैकफुट पे आ गया, फेसबुक ने कहा कि इनके लिए इतने बिलियन का फंड बनाएंगे और उसमें से जो ऐड की इनकम आएगी वहाँ के जर्नलिस्ट को देंगे। तो अब वो यूट्यूब ने भी कह दिया देंगे, तो उनको देख देख के बाकी कंट्री भी क्या है, हमें भी हिस्सा दो, हमसे कमा रहे हो हमें भी हिस्सा दो। तो अब ये सारी जगह शुरू होगा, तो इस तरह का सिस्टम चल रहा है। चलो तो नेक्स्ट जी, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज इज नॉट अलाउड अनलेस, हाँ लोन घर पे लिया पर घर पे यूज तो करो ना, डिडक्शन तो मिलेगी। लोन घर पे लेके घर पे लगाए ही नहीं तो डिडक्शन मिलेगी नहीं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट जिस साल घर कंप्लीट हुआ उस साल का इंटरेस्ट तो उसी साल में लेस होगा, चाहे लास्ट डे ही हुआ। देखो घर साल के लास्ट डे पूरा हुआ तब भी इस पूरे साल का इंटरेस्ट 17-18 की इनकम से कम होगा, ये प्री का इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, कभी एक अच्छा केस है आरपी गोनेका वर्सेस जेपी गोनेका का केस है कि मान लो मैंने किसी बंदे से प्रॉपर्टी खरीदी, सुनना ध्यान से, आप अपना डिसीजन बताना। एक बंदे से मैंने 30 लाख का घर खरीदा या दुकान, जो भी, हाउस प्रॉपर्टी से मेरा मतलब कमर्शियल और रेजिडेंशियल से है, जिसको अपन लेट आउट करते हैं या जिसमें अपन रहते हैं, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में कवर होता है। जिसमें खुद का बिजनेस करते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होता, वो बिजनेस प्रीमाइजेस हो जाता है एज पर सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। ओके, 26 किस चीज का था, सेक्शन 26 किस चीज का था, 26 ज्वाइंट ओनरशिप, हस्बैंड वाइफ ने मिलके ले लिया, ज्वाइंट ओनरशिप का था, वो बात अपन ने की थी। चलो मान लो कि एक बंदे से मैंने 30 लाख का घर खरीदा, उस आदमी को मैंने 20 लाख रुपए दे दिए, मैंने उसी से बात कर ली, भैया तेरे को इंटरेस्ट के साथ देता रहूंगा, मैं दे दूंगा 10 लाख रुपए तेरा मुझ पे पेंडिंग है, उस पर क्या दे दूंगा, इंटरेस्ट, और लोन चुका दूंगा। वो कहता है वेल, जान पहचान वाला है, कहता है ओके। तो उस केस में मैंने उसे साल का बैलेंस 10 लाख पे इंटरेस्ट दिया, किसको, वेंडर को, क्या उसकी डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में मिलनी चाहिए? ऑफिसर तो कहता है नहीं मिलेगी, क्योंकि लोन ही नहीं लिया तूने तो उधार खरीद लिया, 30 में से 20 लाख दे दिए, 10 लाख रुपए वेंडर को देने बाकी है, लोन तो लिया ही नहीं तूने। वो बंदा कहता है लोन ही तो है साहब, और क्या है, इसी से लोन हो गया मेरा, डिडक्शन मिलनी चाहिए। ऑफिसर कहता नहीं मिलनी चाहिए, कोर्ट में गया केस, तो आप क्या कहते हैं, जज क्या करेगा, मिलनी चाहिए। जज ने कहा डिडक्शन मिलेगी, लोन ही तो है, और क्या है। लोन लेने का तरीका जरूरी है कि किसी और से लेके मालिक को दे, मालिक से ही
लोन की बात कर ली, इंटरेस्ट दे देंगे तो ये लोन ही है, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आरपी गोनेका जेपी गोनेका का केस है। केस के फैक्ट याद रखने हैं, नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये एक ऐसा हेड है जिसमें ना आके भी टैक्स लगता है इनकम। कई बार देखो, मेरे 3 घर हैं, तीनों में मैं रहता हूं, मुझे रेंट आ रहा है। 3 घर है, तीनों में मैं रहता हूं, मुझे कोई इनकम आ रही है? नहीं आ रही। इनकम टैक्स कहता है तो भी तीसरे वाले घर पे कोई एक पे क्या देना पड़ेगा तुझे? टैक्स। मैं कहता हूं साहब मुझे रेंट ही नहीं आता, किस पे टैक्स लोगे? कहता वो तो ले लेंगे हम। किसके तौर पे बना लेंगे? वो ईआरवी के बेस पे जीएवी बना लेंगे। एक्चुअल नहीं आता तो क्या हुआ? लेस टैक्स, लेस स्टैट्यूटरी डिडक्शन, लेस इंटरेस्ट, इनकम आ जाएगी। ये एक ऐसा हेड है जिसमें नोशनल बेस पे भी इनकम आ जाया करती है। और सुनना, नोशनल का, मेरे को एक घर का किराया आ रहा है साल का 1 लाख, जबकि उसकी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू 3 लाख है, तो इनकम टैक्स क्या कहता है? ईआरवी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज, तो मुझे क्या लेनी है? जीएवी 3, जबकि मुझे आ रहा है कितना? 1, पर टैक्स लगाने के लिए सरकार क्या फॉलो करेगी? 3 लाख। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो नहीं आ रहा तो भी उस पर क्या लग रहा है? टैक्स। क्लियर? अब एक बात और, मैं इसके एग्जाम्पल लूं उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। डिटेल में आगे पढ़ूंगा, डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ूंगा कैटेगरी वाइज, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूं। क्या? जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज होते हैं, कितने होते हैं एक बंदे के पास? मैक्सिमम 2। आपके पास 1 है या 2 है, उसकी तो एनएवी क्या लेनी है? उन घरों की माफ है 2 घर। लेकिन नील में से भी आप क्या कम कर सकते हो? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर बोथ हाउसेज, 1 है 2 है जो भी, उन पे टोटल इंटरेस्ट कितना कम कर सकते हैं? मैक्सिमम या तो 30,000 या फिर क्या? 2 लाख। तो आखिर आना तो यहां से क्या है? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 30 कब? इफ लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बिफोर 1 अप्रैल 99। ये बेकार रूल है, बदल देना चाहिए। 99 बीते टाइम की बातें होगी। इतनी देर लोन कोई चल रहा होगा क्या? 20-21 साल पुरानी बातें होगी। कहता है जी अगर तूने लोन 20 साल से पहले का लिया हुआ है, 99 से पहले, तो तेरा मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना कम होगा? 30। 2 लाख कब? इफ लोन टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कब? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99। यानी पिछले 20 साल में जो लोन लिया है ना लोगों ने 1 अप्रैल 99 के बाद, किस लिए लिए हैं? या तो कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज रेडीमेड के लिए। तो कितना इंटरेस्ट कम हो सकता है? मैक्सिमम 2 लाख। लेकिन रिपेयर के लिए लोन लिया है, लोन फॉर रिपेयर एट एनी टाइम, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घरों के लिए लोन रिपेयर के लिए लिया है, चाहे वो भी लिया है 2 साल 4 साल पहले, 99 के बाद लिया है, मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट कम होगा? 30। यानी 2 कंडीशन होगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर या घरों में से कितना इंटरेस्ट कम हो सकता है? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस के लिए लोन किस लिए लिया है? रिपेयर के लिए, तो मैक्सिमम कितना कम होगा इंटरेस्ट? 30। मान लो मैं कहता हूं मैंने 4 लाख का लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की रिपेयर के लिए, 4 लाख, जिसपे 12% इंटरेस्ट लगता है 48,000। तो मुझे इनकम टैक्स कहता है लोन फॉर रिपेयर है, इसलिए सुमित तो तुझे कितना लेस करने देंगे हम? 30। मैंने कहा साहब अभी लिया है, 99 के बाद लिया है, तो भी 30। अगर मैंने कंस्ट्रक्शन या रेडीमेड परचेज के लिए लिया है तो इनकम टैक्स पूछता है मुझसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए तूने लोन लिया, कब लिया? 99 1 अप्रैल से पहले तो 30 तक अलाउ करेंगे, 1 अप्रैल 99 के बाद तो कितना अलाउ करेंगे? 2 लाख। मान लो 2 लोन लिए, एक कंस्ट्रक्शन के लिए एक रिपेयर के लिए।
कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, दोनों का इंटरेस्ट मिला लो, मैक्सिमम तो हम कितना कम करने देंगे? हर हाल में 2-3 लोन जितने भी है, मैक्सिमम लॉस कितना आ सकता है? 2 लाख बस। हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्युपाइड में 2 लाख से ज्यादा लॉस नहीं आ सकता, बाकी लॉस इंटरेस्ट बेकार है। ये कंडीशन किसमें है? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेज में। अगर मैं घर बदल दूं, याद रखना इंटरेस्ट की जो रिस्ट्रिक्शन है ऑफ 30,000 या 2 लाख, अग्रीगेट में भी टोटल सबका अग्रीगेट भी कितनी? 2 लाख। ये जो रिस्ट्रिक्शन है इंटरेस्ट की, रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लेट आउट हाउसेस। लेट आउट हाउसेस में अवेलेबल नहीं है, ये डिडक्शन लेट आउट हाउसेस में अवेलेबल नहीं है। ये किस में अवेलेबल है? क्लियर? तो इनकम टैक्स ये कहता है कि जो डिडक्शन मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी सेल्फ ऑक्युपाइड में, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है तुम तो लोन ले लेके लाखों करोड़ों के हमारा दिवाला निकाल दोगे, लॉस इतना आ जाएगा तो तुम तो कई साल लॉस ही काटते रह जाओगे, इनकम आने नहीं दोगे, बिजनेस है वहां से काट लोगे, सैलरी से काट लोगे। तो इनकम टैक्स को पता है जब नीली अन्य भी है तो आना ही लॉस है, तो इनकम टैक्स ने कहा मैक्सिमम कितना? 2 लाख। एक घर की रिपेयर पे लोन है, उसी घर पे कंस्ट्रक्शन पे भी लोन है, थोड़े दिन बाद दूसरा घर और ले लिया, उसकी कंस्ट्रक्शन पे लोन है, भैया सारे लोन के इंटरेस्ट मिला लो सीलिंग के अंदर। रिपेयर वाले का मैक्सिमम 30 और कंस्ट्रक्शन के लिए 99 से पुराना है तो 30, ठीक, उसके बाद का 2, पर नए पुराने रिपेयर कंस्ट्रक्शन सब मिला के दोनों घरों का कितना कम होना है? मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। दोनों घरों का मिला के इंटरेस्ट ऑन रिपेयर लोन कितना कम होना है? मैक्सिमम 30। कंस्ट्रक्शन का दोनों का मिला के मैक्सिमम 2, 2-3 लोन है तो वो मिला के भी मैक्सिमम कितना? 2 लाख से ज्यादा कम होने वाला नहीं। क्लियर? चलो देखना, हाउस 1 की रिपेयर के लिए लोन लिया, हाउस 1 के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड 20,000 का इंटरेस्ट है, हाउस 2 की रिपेयर के लिए लोन लिया 25,000 का इंटरेस्ट है। दोनों लोन क्या है? रिपेयर के लिए, हाउस 1 हाउस 2, दोनों घर में मैं क्या है फैमिली के साथ रहता हूं, कितना इंटरेस्ट कम करूं? नील में से बनता तो 20,000 और 25,000 है, रिपेयर के लिए लोन है, रिपेयर लोन जिसका इंटरेस्ट कितना बनता है? इंटरेस्ट हाउस 1 हाउस 2 इसका 20,000 और इसका 25, और कोई मैंने लोन लिया ही नहीं 45, पर क्योंकि ये दोनों रिपेयर के लिए लोन है मैक्सिमम कितना लेस होगा? 30, इससे ज्यादा नहीं। रिपेयर वाला मिला जुला के 30, कंस्ट्रक्शन वाला मिला जुला के 2 लाख, पर दोनों मिला के 230 फिर भी नहीं होना, दोनों मिला के भी कितना? 2 लाख। और ऐसा होता है कई बार, मान लो आज से कई साल पहले मैंने एक लोन लिया, घर बनाया, थोड़े साल बीते मैंने एक रिपेयर के लिए लोन ले लिया, फिर थोड़े साल और बीते, जैसे होता है ना, मान लो घर में पहले फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं लोग, परिवार बढ़ता है, कोई बच्चे की शादी होगी, फैमिली और बढ़ गई, एक फ्लोर और डाल दिया, उसके बाद और बच्चा जो है उसकी भी मैरिज होगी और रिक्वायरमेंट है और डाल दिया, तो बंदा फिर लोन ले रहा है। भैया लेते रहो लोन, मैक्सिमम मिला के हम तो तुम्हें 20-21 वाले साल में कितना कम करने देंगे? 2 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। लगाते रहो, हमें तो पता है 2 लाख से ज़्यादा क्या करेगा, और वो भी छुट्टी, अगर 115 BAC ऑप्ट कर दिया ना, छुट्टी। अब लोग क्या करेंगे, वो कहते हैं यार ये प्री प्रू का इंटरेस्ट बनता नहीं है मेरे से, प्री का जोड़ो, 5 से डिवाइड करो, फिर करंट ईयर का जोड़ के बनाओ, क्या छोड़ो, ऑप्टेड 115 BAC, 115 BAC ऑप्ट करेगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड में डिडक्शन मिलती नहीं 115 BAC ऑप्ट करने के बाद। लेकिन लेट आउट में तो सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि लेट आउट में तो 115 BAC ऑप्ट करने के बाद भी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। वो बात अलग है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ गया तो 115 BAC ऑप्ट करने वाले को कह दो कि किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, बेकार हो जाएगा। समझ आई बात? बोलो।
पेपर में क्वेश्चन करना है तो वो आपको बताएगा 115 बीएसी के अंडर करना है या विदाउट ऑप्टिंग आउट फॉर 115 बीएसी। जनरली हम विदाउट ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 बीएसी कर देते हैं क्योंकि नॉर्मली बंदा वही ऑप्ट करेगा। चलो वो अजम्पशन दे देते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये जो इंटरेस्ट का पॉइंट है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही वाला है, इंटरेस्ट वाला। वरना क्या है, बाकी कंसेप्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? कह रहा है इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टिबल फॉर प्रीवियस ईयर 2021। एज्यूम करो लोन कितने का है, 2 लाख, 12% इंटरेस्ट पे लिया है। सिचुएशन 1 लोन कब लिया है बोलो? लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2009 में। हाउस कंप्लीटेड ऑन, हाउस कब बना बोलो? मिडिल कॉलम में देखो 31 दिसंबर 2012। किस साल घर बना बताओ? 12-13 में घर बना। प्री का इंटरेस्ट बना के क्यों मेहनत करूं? क्योंकि 12-13 1, 13-14 2, 14-15 3, 15-16 4 और 16-17 लास्ट। क्या हमारा 20-21 जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पे प्री का इंटरेस्ट आएगा? पहले ही पूरे हो गए 5 साल, अलाउ हो गए। ठीक, अब लास्ट कॉलम में देखो क्या लोन चल रहा है। कहता है ये साल शुरू होने से पहले ही पूरा लोन क्या है, चुका दिया फुल। ऊपर हेडिंग है 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 का मतलब 1920 का लास्ट डे, पिछले ही साल के लास्ट डे चुका दिया फुल लोन। तो क्या यहां पे करंट ईयर का कोई लोन का इंटरेस्ट है? नहीं है। तो कितनी डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की? है ही नहीं, बनता ही नहीं कुछ। समझ आया? इसी क्वेश्चन को बदल लो। मान लो फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट कब लोन लिया? 1 अक्टूबर 2004 में, 14 में ओके। और हाउस कब कंप्लीट हुआ? 31 मार्च 2015। कौन सा साल है बताओ? ये है 14-15। ठीक, 14-15। लोन लिया किस साल है? 14-15 के बीच में ही तो लिया है। जिस साल लोन लिया 6 महीने में घर भी बन गया। ठीक, उसी साल बन गया। प्री का कोई इंटरेस्ट पहुंचेगा यहां तक? नहीं। और है ही नहीं प्री का कोई इंटरेस्ट, उसी साल घर बन गया। क्या करंट ईयर का इंटरेस्ट लगेगा? हाँ। कितना लोन चल रहा है? आधा पे किया है तो आधा लोन 1 लाख तो अब भी चल रहा है। आधा 1 लाख रुपए गया, आधा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 12,000। उसकी डिडक्शन कितने की मिल जाएगी? 12,000 की मिल जाएगी। समझ आया? पूछो कोई डाउट है तो। समझ आया? अभी सिचुएशन फिर चेंज करते हैं। देखो क्या कह रहा है, देखो लास्ट पॉइंट ये अच्छा है। लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट देखो, लोन टेकन ऑन कब लिया? 1 2016 में। हाउस कब कंप्लीट हुआ? हाउस 30 जून 2017 में। मुझे देख के बताओ किस साल घर बना है? 17-18 में घर बन गया। लोन कब लिया? ध्यान से देखो 15-16 है। ये मार्च में साल खत्म होता है तो 1 जनवरी 16 किस में आ जाएगी? 15-16, यानी 1 जनवरी 16 टू 31 मार्च 16। ये 3 महीने ये वाले हो गए, 3 महीने, और 16-17 का पूरा साल हो गया तो 12 महीने ये। तो टोटल इंटरेस्ट बनाओ, कितने का लोन था? ये लोन तो सभी में 2 लाख का ही है। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 12%। लगाओ 2 लाख का 12% पर annum 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है? इंटरेस्ट के रुपीस कितने? 6। और यहां पे तो पूरा साल ही है। 2 लाख का 12% पर annum कितना बनता है? 24। टोटल कितने रुपए का इंटरेस्ट हो गया? 30,000 का हो गया। टोटल हो गया कितने साल? डिवाइडेड बाय 5 ईयर। तो कितना कर दूं? 6,000 पर annum 5 ईयर का। सही, 6,000 पर annum 5 ईयर तक अलाउड होगा। गिनती ध्यान से काउंट करना। पहला साल 18-19 दूसरा, 19-20 तीसरा, अभी तो चौथा ही साल है।
4 ईयर, अभी तो 1 साल और भी मिलेगी, मुझे उससे क्या, हमारे तो ये देखना है ना, अपना तो ईयर 2021 है, प्रीवियस ईयर। करो, प्री का इंटरेस्ट कितना आएगा 6000। करंट ईयर का इंटरेस्ट बनाओ, करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना, करंट ईयर, क्या लोन पूरा चल रहा है, ध्यान से देखना। फर्स्ट 2021 में आउटस्टैंडिंग लोन ऑन 1 अप्रैल 2020, कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, पूरा 2 लाख, पूरा 2 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है। क्लियर। अब देखते हैं, ये कह रहा है 1/4 कब चुका, अच्छा 1/4 चुका दिया था क्या, 1/4 तो पीछे चुका दिया, यानी 3/4 कितना आउटस्टैंडिंग है यहाँ 150, क्योंकि इसने 1/4 कब पे कर दिया, लोन पेड ऑन 31 मार्च 2020, 2 लाख का 1/4 कितना पे कर दिया 50, यानी अपना 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग लोन कितना है 1.5 लाख, फिर पे कर दिया आउटस्टैंडिंग लोन ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1.5 लाख में से और दे दिया कितने रुपए 50, कितना लोन बच गया 1 लाख। इस पे करंट ईयर का इंटरेस्ट बनाना कहाँ मुश्किल है, 20-21 वाले साल का इंटरेस्ट बना दो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। कैसे, ये 150 कितने % इंटरेस्ट है 12%, कितने महीने चला 6 मंथ्स 9000, फिर ये रह गया 1 लाख, इसका 12% कितने महीने चला 6 मंथ्स, तो कितना 6000, टोटल कितना हो गया 15000। 15000 पे करंट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, 6 पिछले वाला हो गया, तो मिला के कितना हो गया 21। क्लियर। तो आपकी इनकम से कितना कम हो जाएगा 21। समझ आया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस चीज की प्रैक्टिस करवा देता है ये सारा कैलकुलेशन आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी डाउट हो गया। 2 देखो, 2 में और लोन ले रहा है वो, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं समझ आया ना ये वाला, तो अपना चैप्टर नहीं हो सकता, क्योंकि चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 से समझ लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखते हैं, इसी चीज से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, LIC ऑफ इंडिया ने लोन सैंक्शन किया राम का 16 लाख, कितने % इंटरेस्ट पे 12%। लोन कब कब मिला, देखो लोन टेकन ऑन किश्तों में मिल रहा है, कब कब मिल रहा है 1 जुलाई 14 में, कौन सा साल है ये 14-15, कितने रुपए का लोन मिल रहा है 5 लाख का ये लोन, फिर मिल रहा है कब सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल 16, कौन सा साल हो गया 16-17 का पहला दिन है, कितना लोन मिला 6 लाख। फिर कह रहा है जी थर्ड 1 अगस्त 16 को लोन मिला, तो कौन सा साल है ये भी 16-17 इसी साल के अंदर मिला, 4 महीने बाद, कितने का मिला 5 लाख। टोटल लोन कितने का हो गया LIC से 16 लाख का। कह रहा है कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई, नवंबर 16 में हाउस कंप्लीट हो गया और ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इस लोन में से नथिंग कुड बी रीपेड बाय द राम, कुछ नहीं चुकाया, लास्ट में लिखा है। अब मुझे बताओ देख के आराम से, जैसे कि ये 3 लोन हो, 1 2 3, जैसे कि 3 लोन हो, क्योंकि डेट्स अलग अलग हैं, पहले आप पहले घर को इस लोन को सोल्व करो, ये वाला कब लिया लोन टेकन ऑन कब लिया ये 1 जुलाई 14। मुझे बताओ हाउस कंप्लीट कब हुआ है, हाउस कंप्लीटेड ऑन कब नवंबर 16, तो बताओ ये कौन सा साल हो गया 16-17। और ये लोन आपने किस साल लिया, तो प्री का पीरियड बनेगा, हाँ कैसे 1 जुलाई 14 टू 31 मार्च 15, कितने महीने हो गए ओके। फिर 2015-16 पूरे 12 महीने हो गए। करना कितना बनेगा, बनाओ 5 लाख का कितने % इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की रेट कितनी है 12%, बनाओ 12% इंटरेस्ट कितने महीने का 9 मंथ्स का, कितना बना 45। इसका बनाओ 5 लाख का पूरे साल का, कितना बना 60।
टोटल कितना हो गया 1,05,000। 1,05,000 को 5 से डिवाइड कर लो, 21,000 पर एनम 5 ईयर का हो गया। ये 21,000 पर एनम 5 साल का हो गया। ठीक है, गिनती शुरू करो। क्या हमारे 20-21 तक पहुंचेगा काम? 1, 17-18 2, 18-19 3, 19-24 बन गई बात। लास्ट ईयर था ये। ठीक, तो यहां प्री का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 21। क्या ये लोन करंट ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग है? सारे ही आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी नहीं पे किया। तो ये 5 लाख वाला एक लोन 12% इंटरेस्ट के साथ कितना 60, तो टोटल कितना हो गया 81। किसी को डाउट 81,000 में? समझ आया ये? जैसे कि ये 3 लोन है कि घर पे, ऐसे समझो ना। अभी मैंने पहले वाला सोल्व किया है 1 जुलाई 14 से कब तक का 15-16 तक का, क्योंकि जिस साल घर बना चाहे नवंबर में बना, उसके महीने छोड़ दो, क्योंकि इस नवंबर तक के 7-8 महीने 9 महीने का इंटरेस्ट 8 महीने का वो इसी साल की इनकम से कम होगा पूरा। इस साल भी क्या होगा, प्री का आएगा 21, करंट का आएगा पूरा कितना 60, ऐसे। अब चलो दूसरा लोन, सेकंड वाला। ये फर्स्ट वाला लोन था। ये लोन कब लिया? लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 16। कौन से साल में आ गया? 16-17 में। 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 में साल खत्म होता है। हाउस कब कंप्लीट हुआ बोलो? नवंबर। तो आप बताओ ना, साल कौन सा हो गया? तो प्री का तो कोई इंटरेस्ट होएगा ही नहीं। जिस साल लोन लिया उसी साल घर तो बन गया बीच में, तो प्री का कोई इंटरेस्ट नहीं। तो 20-21 में हमें कोई टेंशन नहीं है प्री की। प्री का इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं इस लोन का। जिस साल लोन लिया उसी साल घर बन गया तो गया 7-8 महीने बाद। करंट ईयर का इंटरेस्ट देखो कितना बनेगा। तो ये कितने का लोन था? ₹6 लाख एट द रेट 12%। तो 6 लाख का 12% कितना इंटरेस्ट आ जाएगा साल भर का? 72,000। 2 हो गए, 81 हो गया और 72 गया। ठहरो भी, अब तीसरे वाला करो। तीसरा लोन कितने का लोन लिया? लोन टेकन फॉर 5 लाख, ₹5 लाख। ये लोन कब लिया? ऑन। ये लोन भी वही कहानी है, ये भी वही कहानी है। किस साल लोन लिया? 16-17। हाउस कंप्लीटेड ऑन, कब घर बना? नवंबर 16। यानी घर भी किस साल बना? इसी साल। तो यहां पे भी प्री का कुछ नहीं। 20-21 में आएगा तो कौन से वाला इंटरेस्ट आएगा? प्री का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा? बना लो। 5 लाख का 12% कितना हो गया? 60। तो तीनों का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑन 3 लोन्स, तीनों लोन पे इंटरेस्ट कितना? फर्स्ट का 81, सेकंड का 72, थर्ड का कितना? टोटल करो 2 लाख। अगर तो लेट आउट घर है, लेट आउट हाउस होता तो क्या होता? लेट आउट हाउस होता तो होल 213 डिडक्टिबल, पूरा 213 ही डिडक्ट कर लेते डिडक्टिबल। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो मैक्सिमम कितना डिडक्ट करोगे? मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख की मिलेगी, बाकी का 13,000 बेकार गया। चलो कोई बात, 13,000 रुपये का क्या है, 2 लाख रुपए कम होगा, समझे। और अगर आपने 115 BSc ले ली तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का ये 2 लाख रुपए भूल जाओ, ये लेस होने ही नहीं फिर तो। क्लियर, समझ आई बात? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख की लिमिट है, लेट आउट वाले में नहीं। लेट आउट वाले में तो 20 लाख का क्यों ना इंटरेस्ट हो घटा लो, कम हो जाएगा। मेरे पास एक फोन आया, रियल प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कोई सिरसा में एडवोकेट थे, उनका कोई ब्रदर रहता था गुरुग्राम में, उसने काफ़ी बड़ा लोन ले लिया। उस पे साल का ना, क्योंकि वहाँ कईयों की इनकम भी बहुत बड़े लेवल पे होती है, जैसे बड़ी अच्छी जॉब थी उनकी, तो कोई उन्होंने 60-70 लाख रुपए का लोन ले रखा था, 7-8 लाख रुपए का इंटरेस्ट था उस पर, फ्लैट पे। कहता जी वो किराए पे रहते, किराए पे सस्ता ही ले रखा था उन्होंने जिसमें रहते थे। कह रहे जी ये वाला एक फ्लैट है, इसके ऊपर क्या है 7-8 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो अब इस घर में हमने शिफ्ट होना है, रहना है इस घर में जाके,
जो बनाया है, तो क्या प्लानिंग पूछ रहे थे भी कोई इनकम टैक्स का कोई दाम पेच तो नहीं लगाना, तो आपसे बात ही कर लें। तो मैंने कहा अच्छा किया, खबरदार उस घर में रहना नहीं आपने। उस घर में आप रह गए तो आपका 8 साढ़े 8 लाख का इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स आपको कहां तक रोक लेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख, और 6 साढ़े 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपका बेकार चला जाएगा बेकार। तो मैंने उनको कहा कि आपकी इनकम बहुत मोटी है सैलरी की, तो इसका एक बढ़िया तरीका है कि आप क्या इसको क्या रहने दो, लेट आउट ही रहने दिखा देना, किराए पे दे, थोड़ा बहुत किराया आता रहेगा, लेट आउट कर देना, क्योंकि आप किराए पे रहते हो, किराया खास था नहीं। मैंने कहा कुछ साल इसको ऐसे ही चलाने दो, इसको लेट आउट दिखाओगे, इनकम में से क्या करोगे, पूरा 8.5 लाख रुपए कम, तो क्या आएगा आपका अच्छा खासा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस, और उस लॉस को इस साल सेट ऑफ करके बाकी आगे हाउस प्रॉपर्टी में कैरी ओवर हो जाता है। कैरी ओवर के रूल पढ़ूंगा मैं आगे जाके, तो वो बेकार ना हो, इसलिए क्या आप उसे लेट आउट दिखाओ, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाया तो इनकम टैक्स का मैक्सिमम सीलिंग कितना है, 2 लाख। वैसे तो आगे जाके मैं पढ़ूंगा दूसरे हेड में सेट ऑफ करते वक्त, वहां भी इनकम टैक्स ने पंगे डाल रखे हैं। दूसरे हेड से काटना है ना उस प्रॉपर्टी का लॉस, तो 1 साल में मैक्सिमम 2 लाख काट सकते हो, बाकी का कहता है घबराओ मत, अगले साल काट लेना। पर सोचने की बात है, अगले साल कहां से आ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आए काट लेना, अगले साल भी हाउस प्रॉपर्टी कहां से आएगी, घर तो वही है, फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर आप कहोगे दूसरे हेड से कितना काटना है, 2 लाख, बाकी फिर काट लेना, फिर करते 8 साल तक वेट करने देते हैं, 8 ईयर, उसके बाद कहते रह गया बस बेकार। भाई मान लो या तो ये हो कि भाई अगले साल हाउस प्रॉपर्टी मेरी बहुत आ जाएगी, या मैं और खरीद लूं 5-4 घर अगले साल, लाखों में मुझे हाउस प्रॉपर्टी आने लगी, तो पिछला अगला सारा काट लूंगा। लेकिन अगर घर यही है तो अगले साल भी इनकम कहां से आएगी इतनी कि लॉसेस को एडजस्ट करूंगा, अगले साल भी लोन्स का इंटरेस्ट आएगा, वो फिर कह दोगे दूसरे हेड से कितना काटना है, सैलरी बिजनेस कैपिटल गेन से 2 लाख, बाकी का क्या है और आगे ले जा, हाउस प्रॉपर्टी से काट ले, अगले साल फिर हाउस प्रॉपर्टी नीत नहीं आनी। तो ये तरीके हैं इनके, मतलब सीधा है कि जो आदमी किसी बंदे ने कहा भाई उसको ही डराते हैं जो इनको फॉलो करता है, जो इनकी रिस्पेक्ट करता है, उनको ही इनकम टैक्स तंग कर रहा है, उनको ही डरा रहा है, इतने रूल्स में उलझा रहा है, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, ऐसे टैक्स वैसे टैक्स, और जिनको कुछ पता नहीं कहता कर लो जो करना है, बैठे हैं चुप करके। किस किस पे रेड कर दोगे आप, किस किस रेड करनी आसान है क्या, बहुत अच्छे एविडेंस चाहिए, रेड करना आसान नहीं है, बदनामी भी होती है सरकार की कि तंग करते हैं लोगों को रेड कर करके, आता नहीं टीवी में कोई लिंक ढूंढ के लोग कहते हैं जी ये तो सरकार के खिलाफ बोलता था इसलिए रेड की होगी ये वो, तो रेड करनी आसान नहीं होती है, इनकम टैक्स का खर्चा भी पड़ता है रेड करने में, तो इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे बैठे हैं, और जो बेचारा रूल पढ़ रहा है आपके ताकि मैं इनको फॉलो करूं, और वही फंसता जा रहा है इन रूल्स में, क्यों, उसे पता लगता अच्छा ऐसे नहीं कर सकता वैसे नहीं कर सकता, और टेंशन में बैठा है, और जो तसल्ली से बैठा है देखा जाएगा जब आएंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो वो खुश है। बल्कि कितनी रेड पड़ेंगी उस पर, मान के चलो रेड होती है अरबों रुपया करोड़ों रुपया उन पे, कोई 10-20 लाख रुपए की इनकम कमाने वाले पे रेड नहीं होती, और वो करे बैठा है ऐसी झंझट, ये नहीं करता, जो होगा देखी जाएगी, और जो बेचारा डरता रहता है वो टैक्स भरता रहता है, वो सिस्टम है। तो ये इंडिया का असूल है, डिफॉल्टर के साथ है सरकार, उसको तो स्कीम ला के देती है कितना माफ इतना माफ, और जो ईमानदारी से भर गया उसे कहती है भाई तेरे नहीं वापिस होते, तूने तो भर दिए, वो भर दिए। ऐसी है ना। अब हुड्डा ने, हरियाणा में हुड्डा जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने आज अनाउंस कर दिया भी जो पुरानी इंस्टॉलमेंट्स हैं हुड्डा की, जो डिफॉल्टर है नहीं भरी, उनके लिए स्कीम ला दी डिस्काउंट की, इतनी कंसेशन की, और जो पहले के भरे बैठे हैं वो पछता रहे होंगे कि हम ऐसे ही पागल हैं ऐसे भर दिए, या तो उनके भी वापस करो, उनकी क्या गलती है, कहना ना ये तो बचे हुए हैं ना निकम्मे, सब कुछ कर दिया फिर भी नहीं देते, और क्या करें हम, कोर्ट में कब तक लड़ेंगे इन लोगों से, भाई फैसला करो, ले दे के बस काट पीट के जो आते हैं वही सही। तो अगली बार क्या होगा, किसी ईमानदार ने किस्त भरनी हुई ना हुड्डा की या किसी की, वो कहेगा मैं भी वेट करूंगा, मैं भी नहीं भरता, कभी मेरे को भी डिस्काउंट आएगा, और दूसरे उसको टीज और करते हैं, देख ले इसने भरे थे पूरे, तो बेचारा एक तरह से ना परेशान ही हो जाता है। तो जो डिफॉल्टर होता है वो मजे करता है, ऐसे ही चलता है। बिजली के बिल देख लो, जो नहीं भरता कहता हो उसका कनेक्शन काटने जाते हैं, डंडे लेके पीछे पड़ जाते हैं लोग, क्या काट के दिखा दे कनेक्शन, कहता काट दोगे फिर जोड़ लूंगा, सरेआम उनको कहता है, क्या पुलिस केस करोगे, क्या कोर्ट में जाओगे, केस चलते रहते हैं। हमारे इस इंस्टीट्यूट का एक बार बिल आ गया गलती से काफ़ी ज़्यादा, तो हमने केस डाल दिया,
6-7 साल हो गए केस डाले हुए, चल रहा है, उनका वकील भी भूल गया, हमारे वाला वकील भी भूल गया मामला क्या है, और हमें भी याद नहीं क्या है। वो आके मेरे से पूछता है, एडवोकेट ब्रदर ही है मेरा, वो कहता भी कुछ याद है कि भी क्या कुछ था। मैंने कहा पूरी कहानी पहले तो याद थी, भी ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे किया उन्होंने, ये कहा वो कहा, अब मेरे को सारी फाइल देखनी पड़ेगी फिर समझ आएगा, इतना टाइम नहीं है। उधर का वकील को भी नहीं याद, वो कहता कर लो यार फैसला जो बिजली बोर्ड का है, भी काट देते हैं उतने जो कहते हो, हम कह रहे हैं पूरी गलत है। तो ये सिस्टम है, और वो इलाज है नहीं कोई, ठीक है, चलता रहा। अब उनका वकील एक्सपायर हो गया, बिजली बोर्ड का जो एडवोकेट था वो बेचारा एक्सपायर हो गया, लोकल था, नोनी था वो भी हमारा, वो एक्सपायर हो गया। अब बिजली बोर्ड का वो केस कोई और वकील लड़ेगा, उसे पता ही नहीं आज तक क्या हुआ है। वो कहता है शुरू से सारी कहानी मेरे को बताओ, शुरू से वो फाइल खोलेगा, सारी कहानी देखेगा, समझ आएगी नहीं आएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसमें ऐसे भी चक्कर थे कि ऑनलाइन हमने रिसीट निकाली, बिल भरे हुए थे, बिजली बोर्ड के कंप्यूटर से निकाल ली, थोड़े टाइम बाद बिजली बोर्ड के कंप्यूटर में आ रहा है कि बिल ये भरे नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई सिस्टम भी था, वो सारी कहानी बनेगी लिंक, तो यही प्रॉब्लम होती केसेस के साथ। और चलो उस वकील को हमने समझा दिया भी ये बात है सारी, हम समझ गए, बिजली बोर्ड समझ गया, जज बदल गया। जज 2-3 साल बाद बदल जाता है, 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चलता जज। 2-3 साल बाद जो नया आता है उसे क्या पता क्या हुआ है, वो समझेगा सारी कहानी, साल तो वो पड़ेगा, इतनी बड़ी हो जाती है कागज लग लग के फाइल, क्या कुछ हुआ। वो फिर सोचता है कि अब क्या फैसला दूं इसका, मैं तो फिर जाने वाला हूं, अगला जज आ जाएगा। ये वजह है अपने यहाँ सिस्टम, तो कोई फैसले नहीं होते, अटके पड़े हैं केस, लड़ते रहो चलते रहो, बस यूं ही परेशान हो जाओगे। अब तो हालत ये होगी, हमें भी होता है जो करते हैं करो, याद युद्ध कुछ है नहीं, और बिजली बोर्ड को भी है जो होता है होने दो। अब तो ये हालत है भी जो काटना पीटना है काट दो, इस तरह का सिस्टम है। तो केसेस में कोई फायदा नहीं है। और सोचा जाए सरकार के रूल देखो कि वो बिजली बोर्ड ने वकील हायर किया, 15,000 20,000 वकील को देगा बिजली बोर्ड, इतना कम कह रहे थे कि हमारा गलत है, भी आप हमें छोड़ दो, हमारा गलत है, वैसे केस लड़ोगे तो इतना वकील ले लेगा तुम्हारे पैसे। रूल इज रूल, सरकार कहती है तू केस करेगा हम खुद को डिफेंड तो करेंगे ही, ठीक है, मुझे खर्चा ज़्यादा लग जाए, भाई सिस्टम नहीं है अपना कोई ऐसा, भाई केस चल रहे हैं, खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं, इससे कम में वो फैसला वैसे होता है। इसलिए कई बार सरकार सोच लेती है भी केसेस में कुछ नहीं पड़ा, ऐसे तरीकों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। बैंक भी आजकल तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि चलो करो यार, जैसे तैसे इसे डिस्काउंट दो, रिस्ट्रक्चर करो, इसका लोन भरवा के ख़त्म करो, जो आते हैं वही सही, डिफ़ॉल्टर है देता तो है नहीं, केस चलते रहेंगे, ये चीज। चलो ईआरवी का नीचे एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ईआरवी की सारी कहानी बता रहा है, ये पढ़ लोगे ये, ठीक, ये पढ़ो। फिर हम कैटेगरीज पे आते हैं नेक्स्ट क्लास में कि इनकम की कंप्यूटेशन के लिए अलग अलग कैटेगरी हैं हाउस प्रॉपर्टी में, उन कैटेगरीज को कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं अपने।